चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल साइंस का पहला पार्ट है, तो पहले लेसन से शुरू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अब जो क्वेश्चन होने वाला है ये अगले साल और उसके पहले वाले साल में पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कहता है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध क्यों बनाना चाहती है या मित्रता संबंध क्यों स्थापित करना चाहती है। तो देखिए सिंपल सा बात है, अगर कोई छोटा देश कोई बड़े देश के साथ दोस्ती कर रहा है, मतलब इसमें छोटा देश को एक लालची दिया गया है ताकि बड़ा देश अपना फायदा निकाल सके। मतलब क्या, मान लीजिए अगर अमेरिका और कुवैत में दोस्ती है तो अमेरिका कुवैत से क्या मांगेगा, तेल मांगेगा ना। और चूंकि मित्रता है और छोटा देश जानता है कि अरे भाई अमेरिका बहुत बड़ा देश है, अगर वो कोई भी चीज में ना करेगा हो सके उस पर कोई तरह से हमला करवा दे। होता है ना, हर क्लास में एक बॉस होता है, उसका सब कोई चापलूसी करता है, चमचागिरी करता है, क्या नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर है। तो छोटा देश जो है वो बड़ा देश के साथ मित्रता करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे वो खड़ा है। और बड़ा देश इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर हम इस छोटे देश को रखें अपना मित्र बना के तो कभी भी हमको जरूरत पड़ेगा तो ये मेरा हेल्प करेगा ही। तो इसका देखिए कुछ 3 कारण है, वो कारण हम बताते हैं जब कि बड़ा देश क्यों छोटे देशों के साथ मित्रता करता है, क्यों मित्रता संबंध बनाए रखता है। पहला है खनिज तेल। देखिए कोई भी देश, किसी बड़े देश, कोई बड़ा देश होता है ना, वो खनिज, मान लीजिए उस देश के पास खनिज तेल का अभाव है, तो उस अभाव को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, छोटे देशों पर अपना प्रभाव दिखाता है और उन्हें मित्रता से या फिर अपने दबदबे से क्या करता है, उनसे खनिज तेल मांगता है और वो भी कम मूल्य पर या फिर अपना उपयोग के अनुसार वो मांगता है। दूसरा है सैन्य क्षमता। मान लीजिए कि एक बड़े देश का किसी दूसरे महाशक्ति देश के साथ लफड़ा हो गया, तो वहां पर उस महाशक्ति देश को जवाब देने के लिए ये छोटे देश का पहले प्रयोग करते हैं। अपने सैनिक को वो भेजेंगे, लेकिन जब तक वो छोटे देश के सैनिक को बलि का बकरा नहीं बना लेंगे ना, तब तक वो क्या करेंगे, उन्हें रिलीफ नहीं देंगे। यानी कि मित्रता देश का भी फायदा क्या होता है, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने के लिए वो दूसरा रूप में यूज करते हैं। तीसरा नंबर इसमें होता है पूंजीवाद। मान लीजिए कि अगर कोई बड़े देश को, जैसे मान लीजिए चाइना देखिए बहुत देश को कर्ज दे चुका है। जितना इस दुनिया में देश है सभी देशों को लगभग चाइना ने क्या दिया है, कर्ज दिया है। और इस कर्ज के बदौलत वो क्या कर रहा है, सभी देशों में अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही क्या किया, चाइना ने पाकिस्तान के कुछ भागों को अपने नाम करवा लिया है। कुछ टापू है जिसको उसने क्या किया है, हड़प लिया है, ले लिया है पाकिस्तान को विथ डील, क्योंकि उसने पाकिस्तान को इतना कर्ज दे दिया है, इतना पूंजी निवेश करने के लिए दे दिया था जिसे पाकिस्तान आज चुका नहीं पा रहा है। तो ये सब क्या है, यही सब कारण है, ये 3 कारण है। पहला कारण क्या है, खनिज तेल संपदा के कारण क्या करता है, कोई देश किसी देश का, कोई बड़ा देश किसी छोटे देश से मित्रता करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसका देश में अपना देश का चेक पोस्ट बनाने के लिए। मान लीजिए अमेरिका जो है अभी कल परसों ही 216 जो है वो सैनिक जो है वो भारत आए हुए हैं अमेरिका के, तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सैन्य युद्ध का अभ्यास करते हैं ताकि उन लोग को क्या कर सके, ब्रीफिंग में जब युद्ध होगा तो वहां वो लोग डट के सामना कर सके। तीसरा क्या था, पूंजीवाद। एक देश को, मान लीजिए एक बड़ा देश है, वो छोटे देश को कर्ज दे करके क्या कर रहा है, वो अपना उसका तो पूंजी वो तो कमा ही रहा है, उसका संपदा जो वो बेचेगा छोटा देश, उसका कुछ कमीशन तो ये खाएगा ना। तो इस तरह क्या होता है, उसको 3 लाभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है परमाणु अप्रसार, एनपीटी क्या है। परमाणु अप्रसार एनपीटी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बताते हैं क्या होता है। देखिए जब 5 परमाणु संपन्न देश, ठीक है, 5 परमाणु संपन्न देश जिसमें अमेरिका 1 नंबर में था, उसके बाद दूसरा नंबर में था फ्रांस, तीसरा नंबर में था ब्रिटेन, चौथा नंबर में था चाइना और एक सोवियत संघ जो अभी वर्तमान में रूस है। इन लोगों के पास परमाणु हथियार हो गया ना, तो ये लोग क्या बोला अरे भाई हम लोग 5 के पास परमाणु हथियार है, मान लीजिए कोई विकासशील देश अगर इसको बना ले तो क्या हो सकता है, तो वो हमको टक्कर दे सकता है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग एनपीटी लागू करते हैं। एनपीटी क्या था, एनपीटी लागू करने का मतलब है कि इसमें आप कोई भी दूसरा देश, यानी कि कोई भी दूसरा देश जो जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है वो परमाणु बम बना ही नहीं सकता है, उसको ऑर्डर ही नहीं है परमाणु हथियार बनाने का। तो ये क्लियर हो गया था कि वो 5 के पास रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा। और इस चीज को लेकर के बहुत देशों में गुस्सा था कि यार आप 5 रखे हो और हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है और ना करेगा। भारत सीधा बोलता है सीटीबीटी के तहत कि मैं परमाणु हथियार का बहिष्कार करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी देश बनाए हैं सबको अपना अपना परमाणु हथियार नष्ट करना होगा। तो इसमें देखिए इसको कब और किसने साइन किया था। देखिए इसमें सबसे पहले साइन किया गया था वॉशिंगटन और मॉस्को द्वारा, इन लोगों ने इसमें साइन किया था। ठीक है, इसका
ज्यादा वो लोग क्यों ये कर रहे थे, लंदन में भी साइन हो चुका है, ज्यादा वो लोग इसका सपोर्ट में इसलिए थे क्योंकि ये वॉशिंगटन डीसी जो ये सब अमेरिका का ही एक चुंगू पुंगू सब है, छोटा छोटा देश है। तो ये सब जो होता है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिखावा करते, देखो हम लोग साइन किया तुम लोग भी करो। तो ऐसा करके वो लोग क्या चाहते थे, ताकि पूरा देश पे अपना कब्जा कर सके। तो एनपीटी जो था ये एक ऐसा ये था प्रस्ताव था जिसमें सभी विश्व के सभी देशों को परमाणु हथियार नहीं बनाने का एक तरह का कानून बनाया गया था, जिसमें सभी को साइन करना था। भारत और बहुत सारे देशों ने इसका क्या किया, सख्त विरोध किया, बोला नहीं हम लोग साइन नहीं करने वाले। बाकी ये जो बाकी देश थे इनके पास क्या था, परमाणु हथियार था, तो वो लोग चाहते थे कि दूसरा देश डेवलप नहीं करे परमाणु हथियार के मामले में, इसलिए उन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया था। और जिसमें किसने किसने साइन किया था, वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को ने, बाकी किसी ने साइन किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतने देशों ने पहली बार साइन किया था। अब अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा इसमें एक और चीज बता दे रहे हैं, देखिए 1900 ऐसा बोला जाता है कि 1970 में इसको प्रभावित रूप से किया था, किसको, ये एनपीटी कानून था ना 1970 में प्रभावी कर दिया गया था। 1968 में इसको लागू करना चाह रहा था और 2 साल बाद ये पूरे विश्व में कायम हो गया। लेकिन भारत जो है वो है ही बुद्धिमान, तो कोई ना कोई उपयोग करके वो कर ही लेता है। और भारत के पास भी बहुत ताकतवर मिसाइल है, परमाणु मिसाइल है, जिसका यूज वो कभी भी कर सकता है। और विश्व भी जानता है कि भारत अब परमाणु संपन्न देश बन चुका है और बहुत अच्छे अच्छे देश का छक्का छुड़ा सकता है, इसके पास ऐसा परमाणु हथियार है। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन करें। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्लास में करवा चुके हैं आप लोग को, तो आपको पता होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। देखिए ये एक ऐसा आंदोलन था ना जिसको बोल सकते हैं ना इस पार का ना ऊ पार का, बीच में खड़ा है। मतलब क्या, मान लीजिए कि अमेरिका और रसिया में लफड़ा हो जाता है। अब अमेरिका भी भारत का मित्र देश है और रसिया भी भारत का पुराना मित्र देश है। अब मान लीजिए कि अमेरिका आता है भारत के पास, ए भारत जी सुनिए ना हमको हेल्प करिएगा। भारत बोला हाँ बोलिए ना, क्या हेल्प करना है, सुनिए ना हमको रसिया से झगड़ा कर रहे हैं, तो आप अपना सेना मेरे साथ भेजिए, हम रसिया के साथ झगड़ा करेंगे। तो भारत जानते हैं क्या बोलेगा, भारत का ये गुट निरपेक्षता आंदोलन के बारे में बता रहे, समझिएगा। भारत बोलता है कि देखिए लड़ाई करना अच्छा बात नहीं है, हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है, जान माल का क्षति है, इसको बैठ के आप लोग सॉल्व करिए। शीत युद्ध के बारे में जानते हैं ना, उसी को चीज यहाँ करता है कि बैठ के इसको सॉल्व करिए, झगड़ा लड़ाई मत करिए। और अब रसिया आता है भारत के पास, रसिया बोला ए भारत सुनो ना, थोड़ा हम लोग हेल्प कर दो यार, ऐसा ऐसा दिक्कत है, देखो हमें अपना सेना तुम भेजो मेरे पास, मेरा हेल्प करेगा इससे अमेरिका से लड़ने में। तो रसिया को भी सेम यही बोलेगा, देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम लोग को मित्र देश बन के रहना चाहिए, कोई भी बात कोई भी लफड़ा हो उसको बेंच में बैठ के सॉल्व कर लीजिए। तो ये चीज ही गुट निरपेक्षता होता है, जहां एक देश दो देशों के आपसी झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता है, वो जानता है कि इससे किसका हानि होगा, सिर्फ उसी देश का हानि होगा। मान लीजिए भारत अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन को छोड़ करके युद्ध में शामिल हो गया तो कुछ देश उसके कट्टर दुश्मन बन जाएंगे ना। इससे क्या होगा, भारत को आर्थिक क्षति होगा, सैन्य क्षति होगा, बहुत तरह का क्षति झेलना पड़ेगा भारत को। इसीलिए भारत गुट निरपेक्षता को अपनाता है। देखिए गुट निरपेक्षता आंदोलन जो था ये शुरुआत हुआ था 1961 में, और 1961 में बेलग्रेड नाम का एक स्थान है, वहां पर पहला सम्मेलन हुआ। इसमें 25 देश पहले शामिल थे। आज जो है ये देशों की संख्या टोटल मेरे ख्याल से 116 के लगभग में हो चुका है। और इसका बहुत सारा हर साल क्या होता है, हर साल इसका बहुत सारा सम्मेलन होता है, उन सम्मेलनों में सभी देश जाते हैं। हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत भी शामिल था और भारत को मुखिया बनाया गया है अभी के लिए। अच्छा, भारत इसमें मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ भारत शुरुआत से रहा है और भारत रिप्रेजेंट करता है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। और इसी तरह से जो था गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या किया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। और इस बढ़ावे से क्या हुआ, इस बढ़ावे से भारत को बहुत ही फायदा हुआ है, क्योंकि बहुत ऐसे देश हैं जो भारत के पक्ष में हैं और कभी भी कोई युद्ध होता है तो वो भारत के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि आज ये भारत 1962 का भारत नहीं है कि आप मुझे अगर मारोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। आज ये भारत नया भारत है और ये जानता है कि अपने दुश्मन को जवाब किस तरह देना चाहिए। इसीलिए चाइना, चंगू पंगू सब जितना है ना, नाक छोटा वाला सब, उन लोग ये साफ सुन ले, अगर कभी वो भी ये वीडियो देखेंगे तो साफ सुन ले कि अब अगर वो हमला करते हैं तो भारत देरी नहीं करेगा गुट निरपेक्षता में साइन जो किया ना उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। इसीलिए आज डरा हुआ है चाइना कि अगर भारत को हम किसी तरह अगर कहीं भी कुछ करेंगे तो ये जवाब तुरंत दे देता है। तो ये चीज जो था, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गुट निरपेक्षता,
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था जल आपका जाकर के ये परमाणु एनपीटी, और तीसरा जो था वो क्या था हम लोग का कि छोटे देशों के साथ बड़े देश महाशक्तियां क्यों मित्रता करती हैं। तो इस हमको उम्मीद है कि आपको ये सब तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अच्छा से जानकारी के लिए आप लगातार किताब को भी अध्ययन करें और जो हम बताएं उसको भी समझते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का क्लास में जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आगे आप लोग को इसी तरह पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।